हेलो बच्चों, अब आपके पास एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं कॉमर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुबंध अधिनियम 1872 की धाराएं जो वस्तु के विक्रय संबंधित थी वे क्या हैं? तो वह है धारा 76 से लेकर धारा 123 तक। ठीक है, अनुबंध अधिनियम 1872 की धाराएं। 1800 अनुबंध अधिनियम जो हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में स्टार्ट हुआ था, बना था। तो जो वस्तु की विक्रय संबंधित थी वह क्या है? वो धारा 76 से लेकर धारा 123 तक थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वस्तु विक्रय अधिनियम में विक्रेता व व्यक्ति होता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो विक्रय करता है और विक्रय करने के लिए सहमत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आइए, आईटी अधिनियम कब लागू हुआ? आईटी अधिनियम लागू हुआ 17 अक्टूबर सन 2000 में। आईटी अधिनियम कब लागू हुआ? आईटी अधिनियम लागू हुआ 17 अक्टूबर सन 2000 में। वह अधिनियम कौन सा है जो भारत में ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? तो वह है आईटी अधिनियम सन 2000। तो वह अधिनियम कौन सा है जो भारत में ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? वह है आईटी अधिनियम सन 2000। आईटी अधिनियम 2000, ये सन 2000 है। आईटी अधिनियम सन 2000 के घटक क्या हैं? तो ये हैं आपके क्वेश्चन 5 देखिए, डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता, प्रमाणन प्राधिकरण का विनियमन और डिजिटल प्रमाण पत्र। तो आईटी अधिनियम 2000 घटक क्या है? डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता, प्रमाणन प्राधिकरण का विनियमन और डिजिटल प्रमाण पत्र। क्वेश्चन 6 देखिए, आईटी अधिनियम का कौन सा खंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों की कानूनी मान्यता से संबंधित है? तो वह है सेक्शन 4। तो आईटी अधिनियम की कौन सा खंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता से संबंधित है? वह सेक्शन 4। भारत का कौन सा डाटा गोपनीयता और सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है? क्वेश्चन 7 देखिए, भारत में कौन सा डाटा गोपनीयता और सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है? आईटी अधिनियम संशोधित 2008। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, आईटी अधिनियम 2000 में किस अधिनियम के विभिन्न खंडों को संशोधित किया गया था? उत्तर है भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और बैंकर पुस्तक साक्ष्य 1891। तो आईटी अधिनियम 2000 में किस अधिनियम के विभिन्न खंडों को संशोधित किया गया था? तो ये है भारतीय दंड संहिता 1860 को, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और बैंकर पुस्तक साक्ष्य अधिनियम 1891। कंप्यूटर हैकर की क्या सजा है? तो कंप्यूटर हैकर को क्या सजा मिलती है? 3 साल की कैद या 5 लाख जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, तो कंप्यूटर हैकर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कंप्यूटर हैकर को क्या सजा मिलती है? 3 साल की कैद या 5 लाख का जुर्माना या दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आईटी अधिनियम का कौन सा भाग साइबर आतंकवाद से संबंधित होता है? ये होता है सेक्शन 66। इसमें सब मोस्टली आईटी क्वेश्चन है आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आईटी अधिनियम में कौन सा भाग साइबर आतंकवाद से संबंधित होता है? सेक्शन 66। किस तिथि को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी अधिनियम 2000 की धारा 661 को अमान्य कर दिया गया है? वह है 24 मार्च 2015। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके नेट और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें आईटी एक्ट होता है, उसमें उसके अंतर्गत सब आते हैं। ये सोचिए कॉमर्स के क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये कॉमर्स के क्वेश्चन हैं, लेकिन आईटी एक आपका है इसमें चैप्टर, उसके अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। तो किसी तिथि को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी अधिनियम 2000 की धारा 661 को अमान्य कर दिया गया? तो धारा 661 को कब अमान्य किया? 24 मार्च 2015 को। कब अमान्य किया गया? 24 मार्च 2015 को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आईटी अधिनियम 2000 के अनुसार सहमति के बिना किसी व्यक्ति के निजी भागों की छवियों को प्रकाशित करने के लिए क्या दंड का प्रावधान है? तो इसके लिए देखिए, निजी भागों की छवियों को प्रकाशित करने के क्या दंड का प्रावधान है? इसमें 3 साल की सजा, 3 साल की कैद या फिर आपका जो है 2 लाख का जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कंप्यूटर स्रोत कोड को नष्ट करने के लिए क्या दंड होता है? इसमें 3 वर्ष की कैद होती है या 2 लाख का जुर्माना या दोनों होता है। ठीक है, क्वेश्चन 14 आइए, साइबर पोर्नोग्राफी के लिए आईटी अधिनियम में कौन सा सेक्शन लागू किया गया है? तो साइबर पोर्नोग्राफी के लिए आईटी अधिनियम में कौन सा सेक्शन लागू किया गया है? सेक्शन 67, 67A और 67B। क्वेश्चन 15 देखिए, धारा 343 के अनुसार कंप्यूटर हैकिंग वायरस से संक्रमित होना इन सभी क्षतियों को पहुंचाने वाले पर जुर्माना क्या होता है? ये 1 करोड़ रुपये का जुर्माना होता है। तो जरा होना देखिएगा, होना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, उसको सही कर लीजिएगा।
तो धारा 343 के अनुसार कंप्यूटर हैकिंग वायरस से संक्रमित होना, इन सभी क्षतियों को बचाने के लिए क्या जुर्माना पड़ता है? वो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगता है। 16 आइए, IT अधिनियम 2000 की किस धारा में आजीवन कारावास सजा प्रस्तावित है? वो धारा 66F में। ठीक है, तो IT अधिनियम 2000 में किस धारा आजीवन कारावास सजा प्रस्तावित है? धारा 66F। 17 देखिए, साइबर अपीली न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की समय सीमा कितनी है? तो वह 60 दिन। तो साइबर अपीली न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने की समय सीमा क्या है? वो 60 दिन है। 60 दिन के बाद आप फिर से अपील दायर कर सकते हैं। IT अधिनियम साइबर आतंकवाद की प्रस्तावित सजा क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आजीवन कारावास। तो IT अधिनियम साइबर आतंकवाद की प्रस्तावित सजा क्या होती है? आजीवन कारावास। अब RTI से संबंधित क्वेश्चन है, देखिए उसको। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, RTI अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? वो होता 12 अक्टूबर 2005। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो IT अधिनियम जो है, सॉरी RTI जो है आपका, आइए आगे चलते हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, RTI अधिनियम का 2005 कब लागू किया गया था? तो 2005 लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। RTI अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा में नहीं आता है, तो फाइल नोटिंग यह नहीं आता है। तो क्या चीज़ नहीं आती है? RTI अधिनियम के 2005 के अंतर्गत सूचना की परिभाषा में क्या चीज़ शामिल नहीं की गई है? तो ये फाइल नोटिंग शामिल नहीं की गई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। 21 देखिए, किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए समय सीमा क्या होती है? वो होती है 48 घंटे। तो किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? RTI में 48 घंटे है। सूचना के अधिकार की राष्ट्रपति स्वीकृति कब मिली? ये मिली 15 जून 2005 को। सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति स्वीकृति कब मिली? ये मिली 15 जून 2005 को। विश्व में सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विश्व में सबसे पहले किसने सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो स्वीडन ने लागू किया था, कनाडा ने 1982 को लागू किया था, और फ्रांस ने 1978 को, और मैक्सिको ने 2002 को लागू किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है 1766 में किसने लागू किया था? स्वीडन ने। कहीं पूछ सकते हैं कि 1982 में किसने लागू किया था? कनाडा ने। और 1978 में फ्रांस ने, और 2002 में मैक्सिको ने लागू किया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 24, सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो तो कितने दिन के अंतर्गत सूचना मिलेगी? 45 दिन के अंदर। तो सूचना का संबंध मानव अधिकार उल्लंघन से हो तो कितने दिन के अंदर सूचना मिलेगी? 45 दिन के अंदर। क्वेश्चन 25 देखिए, सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क किसे नहीं दिया जाता है? गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। तो सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क किसे नहीं दिया जाता है? गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति को नहीं दिया जाता। सूचना देखिए, क्वेश्चन 26 ये समय क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। सूचना प्राप्त करने के लिए CD फ्लॉपी के लिए कितने रुपए देने होंगे? तो सूचना प्राप्त करने के लिए CD फ्लॉपी के लिए 50 रुपये आपको देने होंगे। छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार का मुख्यालय रायपुर में है, इस भवन का नाम क्या है? इस भवन का नाम है निर्मला छाया। छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार मुख्यालय रायपुर में, इस भवन का क्या नाम है? निर्मला छाया। 28 देखिए, सूचना का अधिकार नियम 2005 की कौन सी धारा के अनुसार दंड का प्रावधान है? ये धारा 20 सबसेक्शन 1। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अनुसार दंड का प्रावधान है? धारा 20 सबसेक्शन 1। केंद्र सूचना आयोग में शपथ किसके समक्ष ली जाती है? तो ये राष्ट्रपति के समक्ष ली जाती है। तो केंद्र सूचना आयोग में शपथ किसके समक्ष ली जाती है? राष्ट्रपति के समक्ष ली जाती है। 30 देखिए, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में किस अधिकारी के रूप में नामित होगा? तो ये केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और राज्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में होगा। ये 31 गलत लिख दिया गया है, मिसप्रिंट हो गया है। तो प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में किस अधिकारी के रूप में होगा? तो केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और राज्य सार्वजनिक सूचना अधिकारी। जो केंद्र में होगा उसको केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी कहेंगे, और जो राज्य में होगा राज्य के सार्वजनिक सूचना अधिकारी कहलाएंगे। यदि सूचना केंद्र राज्य के, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन 31 देखिए, यदि सूचना केंद्र राज्य के सार्वजनिक सूचना कार्यालय के रूप में मामला 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय देने में विफल हो सकता है तो क्या माना जाएगा? माना जाएगा कि अनुरोध अस्वीकार कर लिया गया है।
तो यदि कोई भी सूचना जो है मतलब जो आरटीआई संबंधित है वो केंद्र राज्य के सार्वजनिक सूचना कार्यालय में मामला 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय देने में विफल रहा है, मतलब उसका निर्णय नहीं दिया गया है, तो क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा अनुरोध को अस्वीकार कर लिया गया। और ये नेक्स्ट 32 देखिए, आरटीआई के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से पहले कितने राज्यों में लागू किया गया था? तो देखिए 9 राज्यों में लागू किया गया था, जैसे तमिलनाडु और गोवा में 1997 में, कर्नाटक में सन 2000 में, दिल्ली में 2001 में, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र में सन 2002 में, जम्मू और कश्मीर में सन 2004 में लागू किया गया था। तो आरटीआई के राष्ट्रीय स्तर पर लागू होने से पहले कितने राज्यों में लागू किया गया था? तो आरटीआई जो है 9 राज्यों में लागू किया गया था। पहला क्या है? तमिलनाडु, गोवा 1997, कर्नाटक में सन 2000, दिल्ली में सन 2001, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र में, तो असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में सन 2002, जम्मू और कश्मीर में सन 2004 में लागू किया गया था। क्वेश्चन 30 देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अनुसार दंड का प्रावधान है? सेक्शन 20 सबसेक्शन 1। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अनुसार दंड का प्रावधान? सेक्शन 20 सबसेक्शन 1। क्वेश्चन 34 देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य में क्या क्या सम्मिलित है? इसमें सम्मिलित है भ्रष्टाचार को रोकना, सरकार का दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करना, लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता को बनाए रखना। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या क्या सम्मिलित है? भ्रष्टाचार को रोकना, सरकार का दक्ष प्रचालन सुनिश्चित करना, लोकतंत्र आदर्श को संप्रभुता को बनाए रखना। सूचना का अधिकार किस पर लागू नहीं होता है? गोपनीयता अधिनियम 1923 में लागू नहीं होता है। तो सूचना का अधिकार किस पर लागू होता है? गोपनीयता अधिनियम 1923 में लागू नहीं होता। राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सूचना आयोग में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा सिफारिश की जाती है। केंद्र में राष्ट्रपति करता है और राज्य में राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति सूचना आयोग में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय सूचना आयोग में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति की जाती है। जो राष्ट्रपति द्वारा समिति होती है उसके द्वारा सिफारिश की जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सूचना आयोग में नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। मुख्य क्वेश्चन 38 देखिए, मुख्य सूचना आयोग का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो इनसे पहले हो जाए। मतलब 5 वर्ष, अगर मान लीजिए 3 वर्ष हो गए और आपकी एज 65 वर्ष के ऊपर जा रही है तो आप रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, प्रथम अपील प्राधिकारी को प्रथम अपीलों पर निर्णय कब ले लेना चाहिए? पहली अपील की प्राप्ति 30 दिनों के भीतर, पहले बताया था हमने आपको। और यदि कारण दर्ज किए गए हों तो अपील की प्राप्ति की तारीख के 45 दिनों के भीतर। अगर कारण दर्ज हो गए हो तो 45 दिनों के भीतर, अन्यथा 30 दिनों के अंदर आपको दे देनी चाहिए। क्वेश्चन 40 देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 4 किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की कानूनी मान्यता से। तो आईटी एक्ट की धारा 4 किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की कानूनी मान्यता से। क्वेश्चन 41 आइए, सेक्शन 11 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का कारण किसे माना जाता है? आरंभकर्ता को। ठीक है, तो आरंभकर्ता जो होता है, जो स्टार्ट करता है, उसको माना जाता है। किसी लाइसेंस को जारी करने के लिए धारा 22 के अनुसार आवेदन पत्र के साथ किस चीज़ों को शामिल होना आवश्यक होता है? तो किसी लाइसेंस को जारी करने के लिए धारा 22 के अनुसार आवेदन पत्र के साथ किस चीज़ों को शामिल करना आवश्यक होता है? प्रमाणन प्रैक्टिस विवरण पत्र, आवेदन की पहचान के संबंध में प्रक्रिया सहित एक विवरण पत्र और फीस का भुगतान। तो प्रमाणन प्रैक्टिस विवरण पत्र, आवेदक की पहचान के संबंध में प्रक्रिया सहित एक विवरण पत्र और फीस का भुगतान। 43 आइए, लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन पर धारा 23 के अनुसार लाइसेंस की विधि मान्यता की अवधि की समाप्ति होने की तिथि से कम कितने दिन पूर्व प्रस्तुत कर देना चाहिए? 45 दिन के अंदर प्रस्तुत कर देना चाहिए। तो लाइसेंस के नवीनीकरण के आवेदन पर धारा 23 के अनुसार लाइसेंस की विधि मान्यता की अवधि की समाप्ति होने की तिथि से कम कितने दिन पूर्व प्रस्तुत कर देना चाहिए? 45 दिन के अंदर पूर्व प्रस्तुत कर देना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी बौद्धिक संपदा का एक उदाहरण है? तो ये पेटेंट, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क्स। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये बौद्धिक संपदा के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 48 देखिए, कॉपीराइट एक्ट 1957 कब लागू हुआ? ये जनवरी 1958 को लागू हुआ है। तो कॉपीराइट एक्ट 1957 कब लागू हुआ? ये जनवरी 1958 को लागू हुआ। क्वेश्चन 46 देखिए, एक लेखक के लिए कॉपीराइट कितने समय तक रहता है? तो 60 वर्ष तक की मृत्यु के पश्चात। अगर उसकी मृत्यु आती है तो 60 वर्ष तक कॉपीराइट रहेगा।
भारत में साहित्यकार कब तक है? तो भारत में साहित्यकार के लिए जो है कॉपीराइट कब तक है? वो लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष के बाद तक है। 48 देखिए, माल के भौगोलिक संकेतों में कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? तो माल के भौगोलिक संकेतों में कौन सी शामिल होती हैं? वो होती खाने के पदार्थ, निर्मित माल और हस्तशिल्प माल। तो माल के भौगोलिक संकेतों में कौन सी शामिल होती हैं? खाने के पदार्थ, निर्मित माल और हस्तशिल्प माल। कलाकारों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की रक्षा क्या करता है? वो करता है कॉपीराइट। तो कलाकारों द्वारा जो बौद्धिक संपदा की रक्षा क्या करता है? कॉपीराइट करता है। क्वेश्चन 50 देखिए, डिजाइनों द्वारा बनाई गई बौद्धिक संपदा की रक्षा क्या करता है? तो वो पंजीकृत डिजाइन है। तो अगर आपको डिजाइन बना रखी है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ट्रेडमार्क क्या सुरक्षा करता है? लोगो, नाम और ब्रांड का। तो ट्रेडमार्क क्या सुरक्षा करता है? लोगो, जो लोगो होता है आप जानते हैं, जैसे रिलायंस का लोगो है, नाम हो गया, रिलायंस का नाम हो गया और ब्रांड हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 52, वर्ल्ड बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाते हैं 26 अप्रैल को। तो वर्ल्ड बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल को। विप्पो शब्द का क्या अर्थ है? तो विप्पो शब्द का है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो विप्पो शब्द का अर्थ है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। पेटेंट अधिकांशतः कितने समय के लिए रहता है? तो ये रहता है 20 वर्ष के लिए। कोई चीज़ आपने पेटेंट कराई है तो वो 20 वर्ष तक रहेगी। नेक्स्ट आइए, भारत में पेटेंट संबंधित कानून पेटेंट अधिनियम एक्ट 1970 में कब संशोधन किया गया था? तो एक पेटेंट अधिनियम एक्ट था, उसमें 1970 में बना था। तो उसमें संशोधन कब किया? सन 2000 में और सन 2005 में। एक कंपनी, क्वेश्चन 56 देखिए, एक कंपनी सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और अपने लोगों को उपयोग ना कर सके, इसके लिए क्या होगा? तो लोगों का उपयोग ना, लोगो जो होते हैं उसका उपयोग ना कर सकें तो उसके लिए क्या होगा? इसके लिए होगा व्यापारिक चिन्ह। ठीक है। गायिका 57 देखिए, गायिका अपने द्वारा बनाए गए वीडियो को पुनः पेश करने का अधिकार सौंपना चाहती है, इसके लिए कौन सा राइट लेना होगा? इसके लिए कॉपीराइट लेना होगा। क्वेश्चन 58 देखिए, ट्रेडमार्क कौन सी कानूनी सुरक्षा करता है? तो इस शब्द, प्रतीक या उपकरण जो सामान या सेवाओं को एक से अलग करते हैं। तो शब्द, प्रतीक या उपकरण जो सामान या सेवाओं को एक से अलग करते हैं। क्वेश्चन 59 देखिए, एक ट्रेडमार्क को कई प्रमुख विशेषताओं द्वारा दर्शाया जाता है, वह कौन सी एक है? तो यह है ट्रेडमार्क एक उत्पाद की उत्पत्ति को पहचान कराता है। तो एक ट्रेडमार्क कई प्रमुख विशेषताओं को द्वारा दर्शाया जाता है, वह कौन सी एक है? तो ट्रेडमार्क एक उत्पाद की उत्पत्ति को पहचान कराता है। क्वेश्चन 60 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे भारत का स्थायी WTO राजदूत नियुक्त किया गया है? वो है JS दीपक को। तो किसे भारत का स्थायी WTO राजदूत नियुक्त किया है? वो JS दीपक को। विश्व व्यापार संगठन में कैबिनेट में भारत ने किस विषय पर स्वीकृति दी है? खाद्य सुरक्षा पर। तो विश्व व्यापार संगठन में कैबिनेट ने भारत में किस विषय पर स्वीकृति दी है? खाद्य सुरक्षा पर। नेक्स्ट आइए, आज इतने क्वेश्चन के 61 तक क्वेश्चन हमने इसमें पुट किए हैं, उसको पढ़िए ध्यान से और हमारे नए वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।